सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। नमस्कार, फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 21वीं पशुधन जनगणना भारत सरकार द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है जो देश में पशुधन संरचना की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। और आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे 21वीं पशुधन जनगणना के बारे में। और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय की संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर अजय, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 21वीं पशुधन जनगणना का उद्देश्य क्या है। देखिए, ये जो 21st लाइवस्टॉक सेंसस है, ये हर सेंसस ये 5 सालों में एक बार होता है जी। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि हमें पता होना चाहिए कि किस एरिया में कैसे जितने जानवर हैं, उनका ब्रीड कौन सी है। इसके बेस में जो भारत सरकार है अब विभिन्न प्रकार की स्कीम्स बनाती है। पॉलिसी मैटर इसके ऊपर से बनते हैं, देश की प्लानिंग इसके ऊपर होती है एनिमल सेक्टर की। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जनगणना है इसकी शुरुआत कब हुई और इसका अंतिम तिथि क्या है। देखिए, जो 21वीं जनगणना जो शुरू हुई है पशु की, ये आपका 25 अक्टूबर से शुरू हुआ और 31 मार्च तक चलेगी। जी। इसके दौरान हमारे जो एन्यूमरेटर्स है, सुपरवाइजर्स है और डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर सब इसमें लगे हुए हैं। जी। मतलब हमारे इस द्वीप के हर एक कोने में हमें जाना पड़ता है और हर एक कोने का डेटा लेना पड़ता है। जी। कि हमें इस पर पता चल जाता है कि हमें किस द्वीप में किस जगह कौन सी जानवर अधिक पाया जाता है। जैसे मुर्गियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये कहाँ पाया जाता है, बकरी, गाय कहाँ पर है, भैंस कहाँ पर है, और उसी के हिसाब से हम लोग जो स्कीम्स बनाते हैं उसको डेवलप करने के लिए। साथ में हमें ये भी पता था कि उनका प्रोडक्शन कितना है। जी जी। और इस जनगणना का मुख्य महत्व क्या है और क्या पर्पस है, मतलब आने वाले समय में पशुधन क्षेत्र में क्या संभावनाएं होंगी? देखिए, ये जनगणना से हमें एक डाटा मिल जाता है कि हमारे द्वीप समूह में कि कितने जानवर हैं, बस उनका पॉपुलेशन, उसमें मेल गाय बकरियों में मेल कितने, फीमेल कितने, हमारे पास मुर्गियां कितनी है, बताइए। सारा डाटा मिलने के बाद अकॉर्डिंगली उसके लिए स्कीम्स बनती है। जी। और ये डेटा कलेक्शन होकर जब फीड कर देता है तो नेशनल लेवल में जाकर इसके हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्कीम्स बनाती है ताकि हर किसान को फायदा हो उससे। जी जी। अजय जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे चुनौतियों के बारे में। जनगणना के दौरान जब जानवरों का जनगणना किया जाता है तब क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, चुनौतियों में देखा जाएगा कि हमारे अगर सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड चले जाए या नॉर्थ एंड मिडिल, बहुत जगह हमारे जो एनुमरेटर्स है उन्हें वहाँ जाना पड़ता है जहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं, या तो किसी डोंगी से जाए या पैदल जाए, तो उसमें थोड़ा उनको कष्ट होता है। फिर सुबह गए तो एक दिन हॉल्ट करना पड़ता है। अब सदर्न ग्रुप में चाहे उससे बहुत सारे आइलैंड्स है, जैसे ये अफरा बे हो गया, माकाचू हो गया, लिटिल निकोबार, कोंडूल, वहाँ में जो पॉपुलेशंस है। मैं अभी रिसेंटली गया था सेंसस के समय, पिलो उलो और माकाचू आइलैंड जो लिटिल निकोबार पड़ता है, वहाँ में कंसिडरेबल नंबर, हर घर में 50 से अधिक मुर्गियाँ मिलती है। तो यह उनका एसेट्स है। जी। तो एक डाटा मिल जाता है हमें, उनसे वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करने का वो भी मिल जाता है। जी। अजय जी, जब डेटा कलेक्शन की बात करें तो अभी हमारे द्वीप समूह में कौन कौन सी जगहों में डेटा कलेक्शन चल रहा है? अभी तो हम लोग समाप्त हो गई है। कई एक दो जगह जो हम लोग रिजेक्ट कर दे, जहाँ हमें डाउट होता है कि यहाँ में यहाँ से ठीक से हुआ नहीं या कुछ पॉपुलेशन छूट रहे, उससे हमें फिर करवाते हैं, हम लोग चेक करवाते हैं, क्रॉस चेकिंग चल रही है। जी। जैसे कि कोविड-19 महामारी की वजह से क्या इस जनगणना में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है? देखिए, कोविड-19 मतलब ऐसे तो जनगणना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। जी। हाँ, कोविड-19 के समय बहुत जो छोटे पोल्ट्री फार्मर्स थे उनको दिक्कत की सामना करना पड़ा, तो कुछ दिनों तक अपना जो पोल्ट्री फार्म क्लोज कर दिए थे, क्योंकि उनको आपके दाना खरीदने में तक दिक्कत आ रहा था, मिल नहीं रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो वो रख दिया, लेकिन वो फिर स्टार्ट होगी। जी। अजय जी, जब कृषि और डेयरी उद्योग की बात की जाए तो क्या इस डेटा से इस क्षेत्र में कुछ बदलाव आएंगे या फिर कुछ लाभ होगा इस क्षेत्र में? जरूर लाभ होगा, क्योंकि हमारा जब डेटा पूरा नेशनल लेवल में जब डेटा आ जाता है, हर स्टेट में स्टडी किया जाता है वहाँ पर। जी। स्टडी करने के बाद वो देखते हैं हमारे जो
जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं मिनिस्ट्री में कि अंडमान निकोबार में डेयरी का क्या संभावना है, अंडमान निकोबार में डेयरी की प्रोडक्शन कितनी है, मिल्क की प्रोडक्शन कितनी, अकॉर्डिंगली वो लोग स्कीम फ्रेम करते हैं ताकि किसान उससे फ़ायदा उठाते हैं और डेवलप कर सके और उनका इनकम और बढ़ सके। जी जी। और जब पशुपालकों की बात की जाए तो उनके लिए क्या लाभ होगा ये जनगणना? जितने भी मतलब स्कीम्स बनते हैं सब उन्हीं के लाभ के लिए बनाया जाता है कि हमारे डॉक्टर उनको जाके सब स्कीम्स बताते हैं। डोर टू डोर अभी हम लोग कैंपेन भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की स्कीम्स बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स बता रहे हैं और उनके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जी। अब आपके विभाग के बारे में जानना चाहेंगे अजय जी कि आपके विभाग के कितने लोग जो है इस जनगणना को सफल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं? पूरी स्टैटिस्टिकल विंग के ऑफिसर्स और स्टाफ लगे हुए हैं जी। सारे सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर उस पे है। जो सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स है उनको डिक्लेयर किया गया सुपरवाइजर्स, एन्यूमरेटर्स में स्टैटिस्टिकल सेक्शंस के एन्यूमरेटर्स है, फिर हमारे पैरावेटरनरी कंपाउंडर्स है वो एन्यूमरेटर्स है, वो एन्यूमरेशन करते हैं। जी। तो पहले एन्यूमरेटर जाता है, वो हर घर में जाकर हाउस होल्ड्स का डाटा लेता है, फिर सुपरवाइजर जाते हैं उसको क्रॉस चेक करते हैं, जब फीड करते हैं वो जब सेटिस्फाई होता है तो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर के पास आता है। डिस्ट्रिक्ट नोडल रैंडमली 10 to 15% को पिक एंड चूज क्रॉस चेक करते हैं कि डाटा सही है कि नहीं इनका कलेक्शन। जी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तब वो सबमिट किया जाता है। जी। और सब ऑनलाइन हो रहा है। जी। अभी जो जनगणना चल रही है इसका जो परिणाम है क्या ये पब्लिक किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा, और यदि हाँ तो कैसे जो है लोग इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? देखिए ये है कि जब हम डेटा फीड करते हैं, ये मिनिस्ट्री में चले थे, फिर उनका जो स्टैटिस्टिकल सेक्शन है जी मिनिस्ट्री की वो स्टडी करते हैं, वो डेटा बनाते हैं। वो हिंदुस्तान का कितना पॉपुलेशन आ जाता है, फिर स्टेट वाइज आती है पॉपुलेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, तालुक वाइज आती है, विलेज वाइज आती है जी। इस तरह हर विलेज में उसकी बाकायदा किताब छपती है सेंसस की, और वो हर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में चली जाती है और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी रहेगी। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। जी जी। अजय जी, जो आम लोग हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमसे जो है टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं, आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस जनगणना को कैसे सफल बनाएं, कैसे जुड़े? उनके साथ उन्होंने अच्छे साथ दिया, अपने आप इंफॉर्मेशन दी, जानवर दिखाए, और हमारे जो पैरावेटरनरी स्टाफ जाते थे सेंसस का डाटा देने के अलावा अगर उनको कोई तकलीफ होती थी जानवरों को वो इमीडिएटली बताते थे और हमारा स्टाफ इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करके उसके फीडबैक डॉक्टर लेकर उसके बाकायदा दिया जाता था। और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने साथ दिया, काफ़ी हेल्प किया हमें, और जिस जगह हमारे जो एन्यूमरेटर पहुँच नहीं पाते थे उन्हीं के मदद से वो पहुँच के ये टास्क पूरा किया जी। और जब संगठन की बात करें तो इस जनगणना को सफल बनाने के लिए आपके साथ कौन कौन से जो संगठन हैं वो जुड़े हुए थे? पूरी डिपार्टमेंट लगे, पूरी विलेजेस लगे, पशुपालक जितने हैं सब ने साथ दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ दी है जी। हमें हर तरफ से इसमें सबकी सपोर्ट मिली है जी। मैं सब डिपार्टमेंट को जो सपोर्ट किया, सारे स्टाफ्स को, सारे पशुपालक को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये सेंसस को सफल बनाने में काफ़ी सहायता की जी। तो दर्शकों, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय वर्मा अब तक हमसे जुड़े हुए थे। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे करते हैं, जारी रखते हैं और कार्यक्रम की जो अगले अतिथि हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय की सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 21वीं पशुधन जनगणना की जो प्रोसीजर्स है, जो डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर्स है, वो कैसे करते हैं? 21वीं पशुधन जनगणना जो हो रही है ये हमारे डिजिटल उस मोड में हो रही है जी। इसमें हमारे एन्यूमरेटर्स घर घर जाते हैं और ये जो है ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं। जहाँ पर हमारा नेटवर्क मिलता है वहाँ ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं, और जहाँ पर नेटवर्क नहीं है वहाँ पर भी ऑफलाइन डाटा कलेक्शन करने की भी प्रोविज़न इसमें है जी। इसमें GIS टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है ताकि हमें पता चल सके कि किस स्थान पर कितने जानवर हैं, किस किस तरह के जानवर हैं। यह सब जनगणना जो है हम ये इस बार कर रहे हैं जी। लक्ष्मी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जनगणना में
किन प्रकार की जो है पशुओं को शामिल किया गया है? क्या इसमें घरेलू पशु शामिल है या फिर जंगली पशुओं को भी शामिल किया गया है? जी हाँ, इस जनगणना में हम गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, सुअर, खरगोश और हाथी, जी। इन सब जानवरों जो पालतू जानवर हैं उनकी भी जनगणना की जा रही है, और जो स्ट्रे कैटल्स हैं उनकी भी जनगणना की जाती है। जो पालतू जानवर हैं उनको हम उनकी क्या ब्रीड है और उनका जेंडर वाइज डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो स्ट्रे कैटल्स हैं उनको भी हम उनकी भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। जी। जो स्ट्रे डॉग्स है या जी। फिर जो जानवर हैं उनकी गणना आप कैसे करते हैं? देखिए, स्ट्रे जानवर्स की जनगणना करना जो है थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है कि जब हमारे एन्यूमरेटर्स जाते हैं तो उस एरिया में कितने स्ट्रे कैटल्स दिखते हैं। जी। वो उस एरिया को कवर करने के लिए वो 3 से 4 बार विजिट करते हैं। 3-4 बार जाते हैं जब वो जानवरों की अपने जनगणना वो खुद उनकी गणना कर लेते हैं। 3 और से 4 विजिट करने के बाद में जब वो देखते हैं कि कितने हैं तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं। जी। क्योंकि स्ट्रे कैटल्स को हम एक्यूरेटली तो नहीं कर पाएंगे। जी। उसके लिए हम 3 से 4 विजिट 5 विजिट एनुमरेटर्स करते हैं। जी। उसके बाद उसका एक डेटा निकाल लेते हैं। जी। जब पोल्ट्री मुर्गी पालन की बात करें तो इनका जो है होता है जनगणना, होता भी है जी तो हाँ, कैसे किया पोल्ट्री जाता है? मुर्गियों की भी जनगणना हो रही है, जिसमें बत्तख हैं, मुर्गियां हैं और कोयल्स जितने भी हैं उन सभी की जनगणना की जा रही है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्मी जी कि जैसे कि आपने बताया कि किन किन पशुओं का जो है जनगणना किया जाता है, कौन कौन से पशु शामिल है, लेकिन इनका जो है किस तरह का जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी सूचना ली जाती है? इसमें जो है वो उनकी उम्र क्या है, वो किस नस्ल के हैं, जी। और मेल हैं, फीमेल हैं। जो अगर मेल है तो वो उनसे काम लिया जा रहा है या ब्रीड के लिए किया जा रहा है। और गाय हैं जो फीमेल्स हैं तो वो उनको दूध के लिए या प्रोडक्शन के लिए, वो इस तरह की जानकारियाँ ली जाती है। एज वाइज, जेंडर वाइज, ब्रीड वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। जी। और ये जनगणना पूरे करने में कितना समय लगता है? इस जनगणना ये अभी तो हमारा 25 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और अभी ये जनगणना हमारा चल रहा है, लगभग हमारा कंप्लीशन स्टेज में है। जी। हमारे यहाँ टोटल 575 विलेजेस हैं जिसमें जनगणना की जा रही है। उसमें से हम 96% तक कवर कर चुके हैं, और कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ चुनौतियाँ रहती हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं हमारा बाउंड्री एरिया में फ़र्क आ जा रहा है, या उसके लिए हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। जी। तो बाकी विलेजेस में भी 4% विलेजेस में भी हमारा ये 31 तक कंप्लीट होने की संभावना है। जी। और हमारे यहाँ पे जो है हमारे अंडमान की 6 ब्रीड्स हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड के ही ब्रीड हैं। जी। उनकी भी वो की जा रही है। एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं वो। हमारे यहाँ पे जैसे तेरासा गॉड्स हैं, अंडमानी गॉट हैं, निकोबारी पिग हैं, अंडमानी पिग हैं, निकोबारी चिकन्स हैं और अंडमानी डक हैं। ये प्योरली अंडमान के ब्रीड्स हैं। इसकी भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जी। जिसमें हमारे इस जनगणना को करने में हमारे 53 एनुमरेटर्स लगे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिसर्स हैं, 1 स्टेट ऑफिसर है और 8 सुपरवाइजर्स हैं जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जी। जी। ताकि हम सही जनगणना की जानकारी जो है दे सकें। जी। लक्ष्मी जी, इस जनगणना को सफल बनाने के लिए या इस जनगणना के अंतर्गत कौन कौन से संगठन आते हैं? अभी तो फ़िलहाल हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे वेटनरी कंपाउंडर्स, एनुमरेटर्स, हमारे एसबीओस वही कर रहे हैं सब। और बाकी सारे डिपार्टमेंट से भी हम जो है, जैसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, ट्राइबल्स एरिया में हमें उनकी मदद से ही हम वहाँ जाते हैं। डिफेंस एरिया है, वहाँ जाना है तो उनकी परमिशंस वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं, तब हम उस एरिया को भी कवर कर रहे हैं।
हर एरिया में जाना है, करना है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका हेल्प लेकर ही हम कर रहे हैं। जी, जैसे कि ये तो एक फील्ड वर्क है, फील्ड में उतर कर ही आप जो है कलेक्ट कर पाएंगे डेटा। जी हाँ। और जब हम बात करें चुनौतियों की, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जितने भी इन्यूमरेटर्स हैं उन्होंने क्या कहा आपसे? जी, उनको तो खैर काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कहीं जाते हैं तो लोग कभी उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कहीं कहीं उन्हें पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होता है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ कुछ बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहां उनको नाव से जाना पड़ता है। जी। और वो जब वो नाव की सुविधा भी है, उनको हायर करके भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ जाने आने का कंटिन्यूअस वो साधन नहीं है। तब वो हायर करते हैं, तब उस विलेज में पहुँचते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर शाम तक फिर वापस आते हैं। ऐसे करके कर रहे हैं जी काफ़ी। लक्ष्मी जी, पिछले 20वीं और अब 21वीं पशुधन जनगणना में मुख्य रूप से क्या अंतर है? 21वीं जनगणना में हमने डिजिटल मोड में किया है, जिसमें ऑफलाइन डाटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें जो है एनुमरेटर जो है स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, जिससे काफ़ी जल्दी और एक्यूरेट डाटा मिल रहा है कि लोकेशन वाइज डाटा मिल जाएगा। जी। ये इस बार का जो है काफ़ी ये है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्मी जी कि 21वीं पशुधन जनगणना का महत्व क्या है और साथ ही इसका पर्पस क्या है? देखिए, 21वीं जनगणना जो हो रही है, तो इससे हमारे द्वीपों में कितने जानवर हैं, किस ब्रीड के हैं, जी, उससे हम कितना प्रोडक्शन वो कर पा रहे हैं, और हमारा जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करना है, यहाँ पॉलिसीज़ बनाना है, कोई प्लान बनाना है, तो उस सब में इस जनगणना का काफ़ी महत्व है। जब हमें पशुओं की जनगणना के बारे में पता है कि किस जाति के कितने पशु हैं, उस हिसाब से हम, जैसे कितनी गायें हैं या कितने भैंस हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने मुर्गे हैं, लोगों का ट्रेंड किस तरफ है, अधिक क्या अधिक पालना चाहते हैं या किस तरफ उनका रुझान है, तो उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनेंगी और हमारा वो जी डिसीजन सब नीति आयोग में भी होगा, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होगा। जी, इस जनगणना में जो है पशुओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कैसे करते हैं आप? ब्रीड वाइज कर रहे हैं। कैटल्स हैं तो जैसे हमारे नेटिव ब्रीड्स हैं, क्रॉस ब्रीड्स हैं, बफेलोस में भी वैसे हैं जी। और अभी आपको बताया ना, जैसे बकरियों में हमारे अंडमान के ही तरासा गॉड, जी, तरासा एक आइलैंड है जहाँ पे वो होता है, वो हमारे एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, अंडमान की ही ब्रीड्स हैं। अंडमानी बकरियां हैं, तरासा बकरी है, और पिग्स में उसमें जो है अंडमानी पिग है, निकोबारी पिग है, निकोबारी चिकन्स एक अलग जो एक्सोटिक ब्रीड है अंडमान की, अंडमान निकोबार आइलैंड की, और डक में जो है अंडमानी डक है जी। तो उसमें हम मेल जेंडर वाइज, ब्रीड वाइज वैसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एज वाइज। जी जी लक्ष्मी जी, इस जनगणना से तो बेशक लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन हम जब पशुधन क्षेत्र की बात करें तो इस जनगणना से इस पशुधन क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं होंगी? जिस एरिया में जो भी पशु हैं, हम उनको और बेटर करने के लिए सुविधा वहाँ प्रदान करना शुरू करेंगे। वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन वगैरह है, उनको बीमारियाँ हैं किस तरह की, जो जिस एरिया में जैसे जानवर हैं उस हिसाब पे हम फोकस करेंगे उनको और बेहतर करने के लिए। जी लक्ष्मी जी, इसकी जनगणना की जो आंकड़े हैं, ये कृषि उद्योग, डेयरी उद्योग और बाकी जो जानवर हैं, इनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए, जानवरों के लिए? देखिए, जब वही बताया ना कि जैसे भी जनगणना होगी तो हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में कितने जानवर हैं, उस हिसाब से हम वहाँ पर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे, उनको और मोटिवेट करेंगे, जो भी हमारे डिपार्टमेंट से उनको देना होगा, करना होगा, वो करने की कोशिश करेंगे ताकि वो और अच्छे से वो कर सकें। जी, जो आम पशुपालक है उनको आप क्या कहना चाहेंगी इस जनगणना को लेकर?
आम पशुपालकों से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी हमारे एनुमरेटर्स जाते हैं या हमारे डिपार्टमेंट से लोग जा रहे हैं तो वो उन्हें सही जानकारी दें और उन्हें क्या परेशानियां हैं वो भी उनके साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उस सबको रिजॉल्व करने के लिए, और उनके सुझाव उन्हें ये भी कहेंगे कि उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट को, वो भी हम उसको जी। जैसे कि लक्ष्मी जी आपने बताया कि जानवरों का ब्रीड क्या है, कौन से प्रकार के जानवर है, महिला है या पुरुष है मतलब जानवर, या फिर उनका उम्र क्या है, ये पता लगाते। क्या इसके अलावा कोई और जानकारी आप लेते हैं जानवर का? फिलहाल तो वही लेते हैं, प्रोडक्शन कैसे पालते हैं, कौन जानवर के साथ ज़्यादा समय बिताता है जी। एक्चुअल में कि जानवर तो आप पाले हो ठीक है, लेकिन उस घर परिवार का कौन सबसे ज़्यादा समय उस जानवर के साथ दे रहा है जी। वो जानकारियाँ भी इकट्ठा कर रहे हैं, और वो किस तरह के उनको क्या खिला पिला रहे हैं, क्या उनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह या जो भी है कैसे शेड में, वो सब भी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे पशुपालकों के क्षेत्र में कि इस जनगणना से पशुपालकों को क्या लाभ होगा? देखिए, पशुपालकों नई गवर्नमेंट जो है हमारी जो भी पॉलिसी बनाएंगी वो उस हिसाब से ही बनाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे इनको सब्सिडी दी जाती है, तो जब हम यहाँ का पॉपुलेशन डाटा जाएगा, मिनिस्ट्री वैसे प्रोग्राम्स बनाएगी, पॉलिसीज़ बनाएंगी, उससे पशुपालकों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जी। लक्ष्मी जी, 21वीं पशुधन जनगणना के संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को और आम पशुपालकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा आम जनता और पशुपालकों से यही अपील है कि जब भी हमारे एनुमरेटर्स जाते हैं तो वो उन्हें सही जानकारी दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि एक्चुअल क्या है, और अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो हमारे एनुमरेटर्स के साथ साझा करें, जिससे हम जान पाएँ कि ये इन्हें क्या परेशानियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट या कोशिश करेगा कि उनको दूर करें, उनकी परेशानियों को दूर करें, और जो भी हमारे डिपार्टमेंट से सहायता कर सकेंगे हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे। जी। तो लक्ष्मी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको हमारी पूरी दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, भारत पशुधन जैव विविधता में समृद्ध है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पशु का जनगणना ज़रूर करवाएंगे और भारत सरकार की इस पहल को सफल बनाएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।